हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपको ईडू में स्वागत है। आज हम आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो भी आपको हल करके, ठीक है, कि आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है देख रहे हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या के बारे में जानते ही होइएगा कि वही संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा क्यू इक्वल टू नॉट फॉर जीरो हो, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में आपको परिभाषा पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव भी चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन इसका है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, दूसरा है 2 पाई, तीसरा है 3 रूट 8 बट्टा रूट 2 और चौथा ऑप्शन है दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो यहाँ देखिए रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, तो सिर्फ 3 बचेगा जो कि आपको परमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा में है 2 पाई, 2 परमेय संख्या है जबकि पाई अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय होता है, इसलिए आपका जो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, तो 625 का हम पहले फैक्टर करके देख लेंगे। 625 का फैक्टर करेंगे तो इसमें हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे, चूंकि इससे पहले वाले अंक में कोई से भाग नहीं लगेगा, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से देंगे तो ये 125 मरतबे कटेगा। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा तो कितना मरतबे कटेगा, 25 मरतबे, और फिर ये 5 से लग जाएगा तो ये 5 मरतबे कटेगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा 625 का जो फैक्टर आ रहा है 5 जो आ रहा है 4 ठो आ रहा है। क्या ठो 5 आ रहा है, 4 ठो 5 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर घातांक के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या ठो 5 है, 4 ठो 5 है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4, यानी कि अधिकतम घातांक क्या पूछ रहा है, तो अधिकतम घातांक जो है 5 के पावर 4 यानी 4 घातांक होगा। क्या होगा इसका घातांक, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, पूछ रहा है शांत है, अशांत है, दोनों है या कोई नहीं है। तो आपको पता है कि शांत दशमलव प्रसार का जो नियम होता है, जिसके हर का गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, इस कंडीशन में आपका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो इसके हर में हम देख रहे हैं 7 है, तो 7 का जो है फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है, ना ही या 2 है ना तो 5 है। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है पूर्ण संख्या होती है, दूसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो चौथा है का जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जान लीजिए कि जब हम दो परमेय संख्याओं के बीच अगर परमेय संख्या निकालेंगे तो अनगिनत निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, कि 2 संख्याओं के बीच जो है कह रहा है कितनी अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, द्विघात बहुपदों में शून्यों की संख्या होगी, तो शून्यों की संख्या जो होती है 2 होती है। कौन कौन होती है, एक होता है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं, एक होता है मूलों का गुणनफल जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो आपका शून्यों की संख्या क्या होगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से कितना हो गया, 2। तो हम बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चर मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, चर मान रखने पर
जो बहुपद का मान होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है, मान कहलाता है, दोनों कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यांक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है आपका x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग का मान क्या होगा, जबकि आपको समीकरण दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो। तो बच्चों आपको पता होगा कि मूलों का योग का जो रूल होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग कहते हैं इसको, इसका रूल होता है -b/a। ठीक है, इस तरह से आपका जो ये ऑप्शन जो दिया गया है, 3 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि x² + 7x + 10, इसमें आप फर्स्ट को a मान सकते हैं, सेकंड को b और थर्ड को c मान सकते हैं। तो आपका जो ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस तरह से b का मान क्या हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ ये सूत्र जो होता है -b, तो आपका हो जाएगा -7, और a का मान इसमें क्या है? x² है, इसमें कोई भी अंक नहीं है, तो अपने मन से हम 1 ले सकते हैं, जो कि एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या में गुना या भाग करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम 1 अपने मन से मान सकते हैं। इस तरह से हम -7 को अगर 1 से डिवाइड करें तो इसका मान क्या आएगा? -7, जो कि आपका राइट आंसर का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर इस तरह से आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से जो है बहुत सारा वीडियो हम लाते रहते हैं, जिससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा और बोर्ड की एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद का रूल क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर रूल होता है, द्विघात बहुपद का जो रूल होता है, ये सब रूल आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो द्विघात बहुपद वाला रूल होता है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस तरह से देख रहे हैं कि आपको जो है मूलों का योगफल का मान दिया हुआ है कितना? -3। कितना दिया हुआ है? -3। तो x² और -3 आपका दिया हुआ है मूलों का योगफल का मान, और x प्लस और मूलों का गुणनफल का मान कितना दिया गया है? 2। ठीक है, इस तरह से इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² और माइनस माइनस क्या होगा? +3x और +2। ठीक है, इस तरह से हमारा जो मान निकल के आया कितना आया? x² + 3x + 2। तो आप देख सकते हैं कि चारों में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में प्लस है, x² + 3x + 2। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बहुपद कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बहुपद का मान चर में बट्टा नहीं होता है, चर में रूट नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो चर में होगा बट्टा में और जो रूट में होगा चर मान, वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x + 1/x ये चर मान है, जो कि ये बट्टा में, तो ये बहुपद आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 3x² - 4x + √5। ये आपका जो है √5 है, ये चर मान नहीं है, यह चर मान है, तो यह आपका बहुपद हो सकता है। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, परिमेय और वास्तविक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए
कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे कब, और वास्तविक और समान कब होते हैं? जब हम ये मान निकालेंगे जब इसका मूल जीरो मतलब जब इसका मान जो है 0 डी से छोटा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, इस तरह से इसका हम हल करेंगे। इसका मान जो होगा वह 0 से छोटा होगा, इसलिए आपका जो ये मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, जब इसका मान हम डी निकालेंगे तो ये मान जो आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका मान हो जाएगा वास्तविक और असमान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि ac बराबर 0, दूसरा है b² बराबर 4ac, तीसरा है b² माइनस 4ac, चौथा है b² बराबर ac। तो मूल जब समान होता है तो इसका रूल होता है b² बराबर 4ac। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि b² बराबर 4ac। जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि b² बराबर 4ac होंगे तब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अगर 100 प्राकृत संख्याओं को जो है एक एक करके अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरह करके अगर 100 तक जोड़ते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में हल कर सकते हैं। इसका जो रूल होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर n का जो मान होगा, जो आपका जो कह रहा है कि 100 प्राकृत संख्या का योग निकालना है, यहाँ पर जो n का मान होगा आपका 100 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं n का मान 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे इस तरह से। 100 इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101/2। अब क्या करेंगे, 2 से 100 मेरा कट जाएगा, कितने मरतबे कटेगा? 50 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब 50 को क्या करेंगे, 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50/50, जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50/50। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है AP 3 8 13 ... 253 के अंतिम पद से 20वां पद कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि AP का प्रथम पद क्या होता है। AP का जो प्रथम पद मानते हैं, क्या मानते हैं? A मानते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो AP का प्रथम पद कहलाता है, जो कि आपका मान दिया गया है 3। और उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं D, जो D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्वंतर D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद हमारा कितना है? 8, और पहला पद 3 है। तो क्या करेंगे, इस तरह से 8 में से 3 को घटा देंगे। इस तरह से हमारा क्या मान आ जाएगा? 5। ये 5 किसका मान आया? D का। ठीक है, A का भी मान मालूम हो गया 3, और D का भी मान मालूम हो गया 5। इस तरह से हमको कह रहा है कि 20वां पद कितना होगा। तो इस तरह से आपको जो है 20वां पद निकालने के लिए, और आपका अंतिम पद दिया गया कितना? 253। तो लिखेंगे 253 बराबर, और 20वां पद निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको रूल में A प्लस 19D, चूँकि A में 19D को जोड़ेंगे तो ये आपका 20वां पद कहलाता है। ठीक है, ये रूल होता है। ये सब रूल आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। 253 बराबर A का मान अभी निकाले हैं कितना? 3 प्लस 19, और D का मान कितना निकाले हैं अभी? 5। अब फिर क्या करेंगे, 253 बराबर 3
प्लस 19 को 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। फिर 253 बराबर 95 में 3 जोड़ देंगे तो 98, ठीक है, 95 में 3 जोड़ देंगे तो 98, और फिर ये बराबर के बाद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 253 में क्या करेंगे, 253 में 98 को घटा देंगे, ठीक है, 253 में 98 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मान, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5, 14 में से 9 हो जाएगा तो 9 5 14, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा टोटल आंसर 155, जो कि आपका यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ लिए कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना है, तो 155 है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 155। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है AP 3 8 13 और 18 का सार्व अंतर कितना है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि AP का पहला पद A मानते हैं और उसको सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देते हैं। तो यहाँ सार्वंतर कह रहा है निकालने के लिए, तो सार्वंतर यानी D निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 8 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5। इस तरह से आपका ये आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देख लिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है हल सही समझा है। इस तरह से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और इस तरह से आप इस 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। आपको देखने के लिए थैंक यू।